नमस्कार। व्याकरण की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, शब्द विचार पाठ हमने पढ़ना शुरू कर लिया था और शब्द की परिभाषा, शब्द और पद में अंतर तथा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हम पढ़ चुके हैं, जो संख्या में 4 थे: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। इन चारों की जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। तत्सम जो शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों हिंदी में आते हैं, तद्भव जो रूप बदलकर संस्कृत से हिंदी में आते हैं, देशज तो देश की विभिन्न भाषाओं और बोलियों से हिंदी में प्रयोग में आते हैं, और विदेशी दूसरे देश की भाषाओं के कुछ शब्द जो हिंदी में प्रयोग में आते हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे और यहाँ देखिए एक तालिका दी गई है जिसमें तत्सम तद्भव शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ से आप इसे पढ़कर याद कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं दूसरे आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, और वह आधार क्या है? रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। रचना होता है बनाना, तो रचना के आधार पर शब्द के भेद हैं, मुख्य रूप से हैं दो। पहला मूल शब्द और दूसरा यौगिक शब्द। मूल शब्द को फिर से इसने दो भागों में बांटा है: सामान्य मूल शब्द और रूढ़ मूल शब्द। अब हम पहले समझते हैं मूल शब्द क्या होता है। मूल शब्द वो होते हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे देखिए यहाँ पर नीचे लिखा गया है, रूढ़ शब्द के नीचे मेज, कुर्सी, मकान आदि, और फिर नीचे रोटी, दाल, चावल आदि। तो ये शब्द जो होते हैं मूल शब्द होते हैं। इनकी पहचान कैसे होगी कि एक तो इनका निश्चित अर्थ होगा, और दूसरी पहचान, अगर रोटी शब्द है, रोटी को मैं दो हिस्सों में बांटू इस शब्द को, तो बनेगा रो जमा टी। तो जो इसका अर्थ है दोनों टुकड़ों का, जो हमने दो टुकड़े किए, उन दोनों में सबका अर्थ हमें नहीं मिलेगा। रो का अर्थ अगर आप कहें कि रोना क्रिया होता है तो टी का कोई अर्थ नहीं है। दाल को अगर हम अलग करते हैं, दा और ल हो जाएगा, न दा का कोई अर्थ है न ल का अर्थ है। अर्थात शब्द के टुकड़े करने पर, उसको दो भाग में बांटने पर उसका अर्थ नहीं रहता है। ऐसे शब्द कहलाते हैं मूल शब्द, और इन्हीं मूल शब्दों को हम कहते हैं सामान्य मूल शब्द। तो दो पहचान है इनकी कि एक, इनका निश्चित अर्थ होता है जिसका ज्ञान सबको होता है। दाल कहें रोटी कहें, हम सबको पता है दाल और रोटी क्या होती है, चाहे हमारे एरिया में बोले चाहे कहीं और जाकर बोले। दाल और रोटी, कमरा, मेज, कुर्सी, सबको पता है कि क्या उनका आकार होता है, किस कार्य आते हैं। तो ऐसे शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ है, प्रचलित अर्थ है, और उनके सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते, सामान्य मूल शब्द होते हैं। अब इनको रूढ़ कब कहते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं, अर्थ तो एक ही होगा। जैसे उदाहरण से समझो, फिर आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं कहूं गधा घास चर रहा है, ठीक है, तो इसमें गधा क्या है? इसमें गधा एक पशु है जो घास खाता है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं वह आदमी तो निरा गधा है, अब मैंने किसी आदमी के लिए गधे शब्द का प्रयोग कर दिया, तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वह आदमी सचमुच में गधा बन गया है। यहाँ गधे का क्या अभिप्राय हुआ कि वह गधे जैसा मूर्ख है। यहाँ गधा नहीं है उसका अर्थ, यहाँ उसका अर्थ क्या हो गया? मूर्ख हो गया। तो जब किसी शब्द का प्रयोग, सामान्य मूल शब्द का प्रयोग, हम किसी विशेष अर्थ में कर देते हैं तो वह शब्द बन जाता है रूढ़ शब्द। जैसे उल्लू, उल्लू एक पक्षी है, हम कहते हुए तो उल्लू है, जिसे कुछ समझना है हम उसे उल्लू कह देते हैं, तो वो सच में पक्षी तो नहीं बन गया, हम उसे ना समझ कहना चाह रहे हैं। तो उल्लू शब्द इस वाक्य में क्या बन गया? रूढ़ शब्द बन गया। तो पहला भेद हमने किया मूल शब्द। मूल शब्द के दो भेद: सामान्य मूल शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ होता है और सार्थक टुकड़े नहीं होते हैं, और रूढ़ शब्द ऐसे सामान्य मूल शब्द जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग में आते हैं। अब है इसका दूसरा भेद, यौगिक शब्द। यौगिक क्या होता है? योग जमा इक से बना है यौगिक।
योग अर्थात जोड़। अब जोड़ने के लिए कम से कम कितनी चीजें चाहिए होती हैं? 2 चाहिए होती हैं। तो शब्द हैं तो शब्द ही जुड़ेंगे। तो यौगिक शब्द ऐसे होते हैं जो एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं। ऐसे शब्द जिसमें एक तो मूल शब्द होना अनिवार्य है, बाकी उसमें शब्द भी जुड़ सकता है, शब्दांश भी जुड़ सकता है। और शब्दांश क्या होते हैं? उपसर्ग या प्रत्यय। शब्द के आगे भी कुछ जुड़ सकता है और शब्द के बाद में भी कुछ जोड़ सकते हैं एक नया शब्द बनाने के लिए। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं यौगिक शब्द। अब जो यौगिक शब्द है ये भी 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य यौगिक और योग रूढ़। अब पहले पढ़ेंगे सामान्य यौगिक शब्द क्या होते हैं। एक से अधिक इकाइयों से मिलकर जो शब्द बनते हैं शब्द कहलाते हैं यौगिक। अब इसके देखिए 3 उदाहरण इसने लिखे हैं कैसे कैसे बनते हैं। ऊपर दूसरे पॉइंट में देखिए, मूल शब्द जमा मूल शब्द, मूल शब्द जमा प्रत्यय, उपसर्ग और मूल शब्द। इस प्रकार से यौगिक शब्द बनते हैं। उदाहरण देखते हैं। मूल शब्द जमा मूल शब्द अर्थात जहां पर 2 शब्द जुड़कर एक नया शब्द बना दें। जैसे घोड़ा जमा सवार, घोड़ा भी एक शब्द है जिसका अर्थ है, सवार भी एक शब्द है जिसका अर्थ है, और दोनों शब्द मिलकर क्या बना रहे हैं? घुड़सवार अर्थात घोड़े पर सवारी करने वाला। तो एक नया शब्द बन गया। तो घुड़सवार क्या कहलाएगा? यौगिक शब्द कहलाएगा। अब है दूसरा कि मूल शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय होते हैं शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो मूल शब्द में अगर हम प्रत्यय जोड़ दें तो भी यौगिक शब्द बनता है। कैसे? ईमान, ईमान एक शब्द है, उसमें दार प्रत्यय उसने ईमान के पीछे जोड़ दिया है, तो नया शब्द बन गया ईमानदार। तो इस तरह मूल शब्द के अंत में अगर हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो भी यौगिक शब्द बनता है। तीसरा है उपसर्ग जमा मूल शब्द। अब मूल शब्द से पहले अगर हम उपसर्ग जोड़ देते हैं, उपसर्ग भी शब्दांश होते हैं जो शब्दों से पहले जुड़ते हैं। उदाहरण देखिए, बे जमा ईमान, ईमान जो था मूल शब्द था, अभी हमने ऊपर भी जाना, उससे पहले हमने बे उपसर्ग जोड़ दिया और शब्द क्या बन गया? बेईमान, नया शब्द बन गया। तो बेईमान शब्द क्या कहलाएगा? यौगिक शब्द कहलाएगा। तो इस प्रकार यौगिक शब्द जो है मूल शब्द में मूल शब्द के जुड़ने से, मूल शब्द में प्रत्यय के जुड़ने से और मूल शब्द में उपसर्ग के जुड़ने से बन जाते हैं। तो यौगिक शब्द एक से अधिक शब्दों अथवा शब्दांश के मेल से बनता है। फिर आता है कि यौगिक शब्द योग रूढ़ का रूप ले लेता है। कब? योग रूढ़ का अर्थ क्या है? योग जमा रूढ़। योग अर्थात जिसमें योग तो है लेकिन उसका अर्थ रूढ़ हो गया है। रूढ़ अर्थात एक विशेष अर्थ हो गया है। जैसे था ना सामान्य मूल शब्द और रूढ़ शब्द, सामान्य मूल से रूढ़ बन गया था। ऐसे ही यौगिक का प्रयोग योग रूढ़ में होता है जब वह एक शब्द किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है। उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी का उदर लंबा है तो लंबा जमा उदर से बनेगा लंबोदर। लंबा जमा उदर से शब्द क्या बनता है? लंबोदर, जिसका अर्थ है लंबे उदर वाला। लेकिन लंबोदर हम किसे कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। तो लंबोदर ने अर्थ लंबा उदर न देकर क्या दिया है? गणेश दिया है। तो यहाँ लंबोदर शब्द हो गया योग रूढ़, क्योंकि इसमें योग भी है लेकिन अर्थ जो है रूढ़ हो गया है, एक खास अर्थ हो गया है, इसलिए लंबोदर शब्द है योग रूढ़। अब एक शब्द और देख लेते हैं। नीचे जलज लिखा है, जलज देख लेते हैं। जल जमा ज से बना है जलज। अब ज होता है उत्पन्न, जल पानी, जो पानी में उत्पन्न है। सामान्य पानी में क्या क्या होता है? कमल खिलता है, शंख भी होता है, मछली भी होती है। लेकिन जो जलज है किसका पर्यायवाची है? कमल का। जलज कहते ही हमारे दिमाग में कमल शब्द आ जाता है। तो जलज का अर्थ रूढ़ हो गया किसके लिए? कमल के लिए। अतः कमल भी क्या हो गया? योग रूढ़ शब्द हो गया। तो इस प्रकार योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनमें योग तो है लेकिन उनका अर्थ रूढ़ हो गया है, उन्हें कहते हैं योग रूढ़
शब्द। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। आगे के भेद करते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।